हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा टॉपिक 4 जो कि है ऑपरेटर्स, इफ एल्स एंड नंबर सिस्टम। आज के लेक्चर में क्योंकि इस टॉपिक के हमारे 11 सब टॉपिक्स हैं तो हम आज वाले लेक्चर में फर्स्ट 6 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक्स करेंगे जो हमारे रिमेनिंग 5 बचेंगे। हर टॉपिक को 2 पार्ट्स में तोड़ने का पर्पस यही है कि आप जो है प्रैक्टिस भी कर सके साथ के साथ, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से जावा समझ में नहीं आने वाली, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इंटेलिजे आइडिया को नहीं अभी तक इंस्टॉल किया है, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल कीजिए और जो भी हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते जाइए। दूसरी चीज़ है, कल कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम आपका इसमें जो स्क्रीन है, प्रोग्रामिंग स्क्रीन, वो विजिबल नहीं हो रहा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ जब भी कोई प्रोग्राम वाले वीडियोस देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग वाले वीडियोस देख रहे हैं, तो उसे फुल स्क्रीन मोड में देखिए, क्योंकि हमें एक ही स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे कोड भी दिखाना होता है, कौन सी फाइल्स है हम वो दिखा रहे होते हैं और नीचे हम आउटपुट भी शो कर रहे होते हैं। तो एक ही स्क्रीन के अंदर हमारे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, तो अगर आप स्मॉल स्क्रीन पे देखेंगे उसको तो इट्स काइंड ऑफ फीलिंग अ डिफिकल्टी टू सी टू वॉच प्रॉपरली। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ आप फुल स्क्रीन में देखिए प्रोग्रामिंग वाले जो लेक्चर्स हैं, ताकि आपको इजीली क्लियर हो। और मैं तो प्रेफर करूंगी कि अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं तो आप प्लीज़ लैपटॉप में ही देखिए, क्योंकि लैपटॉप में देखने से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्रामिंग भी साथ साथ पैरेलली कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करती हूँ, आप भी पैरेलली वीडियो के साथ साथ प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो बेसिकली अगर ये इसमें टॉपिक्स तो 11 सब टॉपिक्स है, लेकिन आप ब्रॉडली देखो तो इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है और नंबर सिस्टम क्या होता है। इफ एल्स यहाँ पे मेरा इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो उन रिलेशनल ऑपरेटर्स को अगर आपको बेटर वे में समझना है तो आप इफ एल्स से ही समझ पाएंगे। इसलिए एक जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है हमारी इफ एल्स, वो मैंने इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखिए, हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर आप जावा में ऑपरेटर्स देखें तो जावा के अंदर ऑपरेटर्स बेसिकली हम 8 टाइप्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर से। ये समझाने के लिए मैंने बस ये डायग्राम यूज किया है, बट इनका ऑर्डर हम डिफरेंट रखेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर का हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, कितने जिसमें हम असाइनमेंट यूज कर रहे थे इनिशियलाइजेशन के लिए वेरिएबल्स को। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, assign the value of its right hand operand to a variable, a property or an indexer element given by its left hand operand। जो भी राइट हैंड में वैल्यू होती है वो वैल्यू को लेके वो असाइन कर देता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये काम होता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर का। जो भी वैल्यू आपके राइट हैंड ऑपरेंड में रखी है उसको वेरिएबल में स्टोर करेगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पे गिवन होगी, या फिर जो भी इंडेक्स है, मतलब लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर वैल्यू जानी चाहिए वो वैल्यू आपकी राइट हैंड से जाएगी लेफ्ट हैंड के अंदर। रिजल्ट क्या होता है असाइनमेंट एक्सप्रेशन का, इज द वैल्यू असाइन टू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। इसका रिजल्ट क्या होगा कि राइट की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में असाइन हो जाएगी। तो जल्दी से एक इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं हमारे सोर्स में। सोर्स में हम हमारे लेक्चर्स वाले में ही रहेंगे अभी, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेक्चर 10 हो जाएगा ये। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेक्चर, ये हमारा 10 है जिसमें हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑप करके लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक क्लास बन गई है हमारी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखिए जैसे ही मैं जावा की क्लास फाइल बनाती हूँ तो मेरी क्लास का नेम और जो ये जावा की फाइल है इसका नेम, दोनों का नेम सेम होता है। ये नेम क्या होगा, सेम होना चाहिए। जो भी क्लास आप पब्लिक क्लास बनाते हैं उस पब्लिक क्लास का जो नेम है और जो जावा की फाइल का नेम है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे आप सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ से
ओ और पी हटा देती हूँ तो देखिए एरर आ गई। क्या एरर आ गई कि दिस क्लास इज पब्लिक एंड इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम दिस टू डॉट जावा। इसका मतलब क्या है, जो भी आप पब्लिक क्लास बना रहे हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक क्लास बना रहे हैं उसका नेम और जो भी फाइल का नेम है वो सेम होगा। इसके अलावा हालांकि अगर आप कोई और दूसरी क्लास बनाए जिसको अगर आप पब्लिक नहीं रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक बना ली test1, तो देखिए इसमें अब कोई एरर नहीं आ रही। यहाँ पे आप कोई भी फाइल बना, कोई भी क्लास बना सकते हैं। अगर वो पब्लिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई क्लास को अगर आप पब्लिक बनाना चाह रहे हैं तो उस पब्लिक क्लास का नेम और फाइल का नेम क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अगर एक और कोई पब्लिक क्लास बनाते हैं, जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे पब्लिक क्लास test1 बनाती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्या एरर दे रहा है कि क्योंकि test1 क्लास जो है वो पब्लिक है तो किस में डिक्लेयर होनी चाहिए, test1.java फाइल नाम के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, एक फाइल के अंदर सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है क्योंकि उसी के नाम पे आपकी फाइल का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्योंकि पब्लिक क्लास के नाम पे ही आपका फाइल का नाम होता है और आप एक से ज्यादा पब्लिक क्लास एक फाइल के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमेशा एक ही क्लास पब्लिक होगी और बाकी क्लासेस आपकी पब्लिक नहीं हो सकती। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम देख रहे थे, तो इंट a इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने जो 5 वैल्यू थी वो किसको असाइन कर दी, a को। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे को दो वैल्यू सम करनी है, जैसे इंट b इक्वल टू मैंने रखा 6, ठीक है, और इंट c इक्वल टू मैंने किया a प्लस b। तो इसका क्या मतलब हुआ, a के अंदर वैल्यू असाइन करो आप 5, b के अंदर वैल्यू असाइन करो 6, और इन दोनों का सम करने के बाद ये वैल्यू किसमें असाइन हो जाएगी, c के अंदर। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहते हैं, राइट हैंड में जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जो भी इक्वेशन दे रखी है, कैलकुलेशन दे रखी है, उसको कंप्लीटली पहले आप कैलकुलेट करो और वो करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप कहाँ पे असाइन कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए एक तो ये बात हुई, लेकिन क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए हम a इक्वल टू 5 लिख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, a में जो भी वैल्यू है वो 9 के अंदर डाल दो, तो कंपाइलर यहाँ जाएगा, वो देखेगा कि अच्छा a के अंदर क्या वैल्यू है 5, वो 5 वैल्यू a की मेमोरी से लेगा। अब वो देखेगा कि इस वैल्यू को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में डालना है, लेफ्ट हैंड साइड में वो देखेगा 9, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 9 तो खुद एक लिटरल वैल्यू है, कि मैं 9 की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, कंपाइलर को ये लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ये क्या हो गई, एरर। मैथमेटिक्स में कई बार हम एलएचएस को आरएचएस इक्वल करने के लिए हम एलएचएस में भी कांस्टेंट वैल्यूज ले लेते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये चीज वैलिड नहीं होगी। इसमें आप, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप एक लिटरल वैल्यू के अंदर एक और उसकी लिटरल वैल्यू को ही चेंज कर देना चाह रहे हो, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिटरल वैल्यूज नहीं आ सकती, क्योंकि लिटरल वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं वापस नोट्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें एक टास्क आ गया। क्या टास्क है, हमको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो नंबर्स को स्वैप कर सके। तो सबसे पहले स्वैपिंग का मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम में दो नंबर्स रखे हैं a एंड b, इसमें है 5 और इसमें है 4। स्वैपिंग का मतलब है जो a की वैल्यू है वो b में चली जाए और b की वैल्यू a में चली जाए, यानी कि अगर मैं स्वैपिंग परफॉर्म करती हूँ, ठीक है, अगर मैं स्वैपिंग परफॉर्म करती हूँ तो आफ्टर स्वैपिंग कैसी हो जानी चाहिए, वैल्यूज a के अंदर आ जाना चाहिए 4 और b के अंदर आ जाना चाहिए 5। ठीक है, अब इसको स्वैपिंग करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प लें, ठीक है, थर्ड वेरिएबल की हेल्प लें, या फिर विदाउट थर्ड वेरिएबल आप ये चीज को करें। ठीक है, तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। अगर मैं एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेती हूँ, यानी कि मैं एक, हमारे पास a b और अब हम एक और क्या ले लेंगे इसमें, c, a b और c। a के अंदर रखा है 5, b के अंदर रखा है 4। अगर मैं c के अंदर a की वैल्यू असाइन कर दूं तो c के अंदर भी क्या आ जाएगी, वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, और यानी कि सबसे पहले मैंने c के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी, a। ठीक है, तो c के अंदर एक वैल्यू आ गई a, यानी कि c आपने a की जो वैल्यू है उसको एक और मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव करवा दिया। अब मुझे क्योंकि स्वैपिंग करनी है a और b के बीच में, अब मैं क्या करूं, a के अंदर किसकी वैल्यू डाल दूं, b की। ठीक है, तो a के अंदर जैसे आप b की वैल्यू डालोगे तो a की कंपाइलर जो है b के मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, देखेगा वैल्यू कितनी है 4, और ये वैल्यू लेकर वो कहाँ पे असाइन कर देगा, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड पे, यानी कि a पे। तो यहाँ पे 4 की जगह 5 की जगह क्या आ जाएगा, 4।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 है, बी पे भी 4 है अभी और सी पे 5 है। ए की वैल्यू तो आ गई, ए की वैल्यू तो चेंज हो गई, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब बी की वैल्यू भी हमें क्या रखना है, 5 रखना है। लेकिन क्या हम बी इक्वल टू ए यहाँ पे कर सकते हैं? बी इक्वल टू ए करेंगे तो भी आपके पास बी की वैल्यू क्या रहेगी, 4, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है, तो ये ऑपरेशन तो वैलिड नहीं होगा। हमें बी के अंदर क्या चाहिए, वैल्यू 5 चाहिए, और ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर है आपकी, सी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी इक्वल टू रख देंगे सी। ठीक है, तो जैसे b इक्वल टू सी करेंगे तो कंपाइलर जाएगा सी की मेमोरी लोकेशन पे, देखेगा वैल्यू क्या रखी है, 5 रखी है, उसको लेके आएगा और उसको लेफ्ट हैंड में असाइन कर देगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये देखो वैल्यू स्वैप हो गई, 4 और 5 हमें आंसर में चाहिए था और ये हमारा आ गया। इसी तरीके से अगर बिना किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प के अगर हमें करना है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है और b की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है ना, इनकी वैल्यूज को हमें स्वैप करना है। अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू कर दूं a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 प्लस 4 यानी कि 9। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट होके क्या आ जाएगी आपकी, 9। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को स्वैप करना है। यहाँ पे अगर मैं कर दूं b इक्वल टू a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, अब a की वैल्यू हो गई 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और a इक्वल टू मैं कर दूं a माइनस बी अगेन। ठीक है, तो अब a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 9 थी, और क्योंकि b की वैल्यू में हमने a माइनस बी किया तो ये ओवरराइट होके कितनी हो गई, 5। तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 4। तो देखिए वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई, 4 और 5 आ गई। ये हमें आफ्टर स्वैपिंग करना था, तो ये हमें टास्क परफॉर्म करना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। हम हमारे टास्क वाले फोल्डर पैकेज में जाते हैं, यहाँ पे एक नया देखते हैं, पहले इसमें हमने कौन कौन से बनाए, 2 टास्क बनाए, अभी तीसरा टास्क स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास का नेम हमेशा मैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करती हूँ, बाकी जगह आपको कैमल केसिंग करनी है, लेकिन जो हम क्लास का नेम स्टार्ट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो आपकी एरर आ जाएगी, बट इट्स जस्ट अ कन्वेंशन दैट वी नीड टू फॉलो। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लास का नाम ले रहे हैं तो वो हम एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। आई होप इट इज विजिबल नाउ। ओके, हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, स्वैपिंग के लिए अभी हमने देखा, समझ कौन से एल्गोरिथम हमने समझ ली कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू, आप वैल्यू यूजर से भी ले सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली ले रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यूज आप जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश कीजिए कि जो हमने स्कैनर क्लास पढ़ी थी पिछले लेक्चर में उसके थ्रू आप यूजर से इनपुट लें। ठीक है, अब देखिए अगर मैं थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेती हूँ तो मैं सी ले लूंगी। सी के अंदर हमने क्या डाला था, ए। ठीक है, और a के अंदर हम क्या डाल देंगे, अब b, और b के अंदर हम डाल देंगे c। ठीक है, ये तो हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अगर अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करें, हम 2 जगह करवा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, और आफ्टर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग आपकी a की वैल्यू कितनी थी, और प्लस कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं ये हम, नेक्स्ट आपकी b की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आफ्टर स्वैपिंग भी हम देख लेते हैं क्या होएगा। आफ्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा, आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर इसको लिखते हैं ताकि जब कोई भी इस प्रोग्राम को रीड करे तो रीडेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो। ठीक है, चलो इसे रन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ से रन करना होगा। ठीक है, ये देखिए बिफोर स्वैपिंग क्या थी, वैल्यू a और b की 5,4, और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई, वैल्यू 4,5। ये हमने किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब आपका टास्क क्या है, आपको विदाउट थर्ड वेरिएबल करना है। देखो एल्गोरिथम मैंने यहाँ पूरी एक्सप्लेन कर दी है, आपको बस इस एल्गोरिथम को आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ताकि कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट
कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर पाए, जिसको जेवीएम मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाए। तो ये वाला टास्क आप करेंगे। एक टास्क मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वही ऑपरेटर्स हैं जो हम हमारे मैथमेटिक्स में यूज करते हुए आ रहे हैं। कोई स्पेशल ऑपरेटर्स नहीं आएंगे इसके अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स आएंगे जो आप बेसिक कैलकुलेशंस में यूज करते हो, लाइक आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिविजन हो गया एंड मॉड्यूलस हो गया। एडिशन क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स को माइनस करेगा, ठीक है, लाइक ए प्लस बी, सपोज ए और बी की कोई वैल्यू तो उनको ऐड करके इसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। a माइनस बी अगर आप करें तो उसको करके यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो a मल्टीप्लाई b करके उसका रिजल्ट दे देगा आपको। डिवीजन आप करते हो तो डिवाइड करके डिवीजन वाला रिजल्ट दे देगा। और मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस आपको देगा रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे सोर्स में, ठीक है। इसको हम करते हैं बंद। सोर्स में हमारी ये फाइल हो जाएगी 11th नंबर की। सोर्स में हम गए, ठीक है। हम कौन से ऑपरेटर्स पढ़ना चाह रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर इसने यहाँ पे हमें क्लास बना के दे दी। हम चलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। दो वेरिएबल्स हम ले लेते हैं, इंट a इक्वल टू 8 एंड इंट b इक्वल टू 4, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमें प्रिंट करवानी है, तो हम प्रिंट करवा के देखते हैं। एक तो हमें प्रिंट करवाना है क्या, a प्लस बी, ओके। नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करवाना है, अच्छा यहाँ पे a प्लस बी को हम ऐसे लिखते हैं। चलिए एक बार ऐसे लिखते हैं, मैं आपको समझाऊंगी फिर ये क्या होता है। फिर हम लिखते हैं a माइनस बी, और हमें क्या प्रिंट करवाना है, a मल्टीप्लाई b, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करवाना है, a डिवाइडेड बाय b, एंड ये हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, a मॉड्यूलस b, ठीक है। a और b की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, देखो a और b को प्लस करेंगे तो 12 आना चाहिए आंसर, ठीक है। a और b को माइनस करेंगे तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए, और मॉड्यूलस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0। मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट का आंसर आपका क्या आना चाहिए, 8 प्लस 4 12, ठीक है, सही आ रहा है। नेक्स्ट आपने क्या करा, 8 माइनस 4 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये भी सही है। 8 इंटू 4 32, ये भी सही है। 8 डिवाइडेड बाय 4 आपका 2 होता है, और 8 मॉडुलस 4 आपका होता है 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। देखो मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर का क्या मतलब है, जब हम डिवाइड करते थे तो हम कैसे डिवाइड करते थे मैथमेटिक्स में, कि 4 से हमें डिवाइड करना है 8 को। 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में 8 कितने बार आता है, 2 टाइम्स आता है। तो 4 2 से क्या हो जाता है 8, तो यहाँ पे कितना बचा 0। ये होता है आपका रिमाइंडर, कि आप कंप्लीटली इसको डिवाइड करने के बाद आपकी कितनी वैल्यू रिमाइंडर में बच रही है, जो कि अब आपके डिविडेंड से डिवाइड नहीं हो सकती, वो वैल्यू आपकी हो जाती है रिमाइंडर। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें 14 को डिवाइड करना है सपोज 3 से, तो देखो 3 की टेबल में 14 आता है नहीं, इससे छोटी वैल्यू क्या आती है, 3 4 जा 12। तो 3 4 जा 12 अगर हम रखें तो क्या बचेगा यहाँ पे वैल्यू 2। 2 क्या 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 जो है छोटी वैल्यू है, तो 2 जो है 3 की टेबल में कभी नहीं आ सकता। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम और देखते हैं, अभी तो हमने जो वैल्यू ली उससे क्या हुआ, हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ना। अब सपोज यहाँ पे 8 की जगह हम ले लेते हैं 80। वापस से कैलकुलेट करके देखते हैं सारी चीजें। 18 प्लस 4 क्या हो जाना चाहिए आपका 22, ओके। और 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा 14, ये भी सही है। 18 इंटू 4 क्या होता है 72, ये भी सही है। अब देखो 18 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करें तो कितना आना चाहिए आंसर, 18 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करें तो कितना आना चाहिए, 4 4 जा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना
यहाँ पे 4। अब आप यहाँ पे देखो, जब आप 18 को 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 पॉइंट लगेगा और यहाँ पे आना चाहिए 4.5, ठीक है। यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आना चाहिए 4.5, लेकिन आपने जब 18 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है, ओनली 4। ये ओनली 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक इंटीजर वैल्यू हमारा होल नंबर होता है, आप एक इंटीजर वैल्यू को दूसरी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर होगा इसका मतलब जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी या डेसिमल वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और सिर्फ आपको जो इंटीजर में वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगी। नेक्स्ट है आपका 18 को अगर आप मोड करेंगे 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, करके देखते हैं। 18 को आप कीजिए 4 से मोड, तो 4 4 से क्या होता है, 16 होता है, बचा कितना 2। 2 जो है 4 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 2 छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो आपका आंसर आना चाहिए 2। तो देखो 2 आपका सही आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो हमारी डिवाइड है उसके अंदर हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू का लॉस हो रहा है। वैल्यू का लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हट जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं फ्लोट वैल्यू। सपोज हम एक 2 नंबर और लेके देखते हैं। हमने लिया फ्लोट c इक्वल टू 4.0। देखो 4.0 अगर लिखेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि 4.0 को बाय डिफॉल्ट क्या समझता है, डबल समझता है। इसका मतलब क्या करो, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में डालना चाह रहे हो। इसका यहाँ पे कंपाइलर क्या कह रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे f लगाएंगे। f का मतलब होता है कि आपने एक फ्लोट वैल्यू ही इसमें डाली है। इसी तरीके से एक ले लेंगे वापस से फ्लोट d इक्वल टू, चलो इनकी वैल्यूज यही ले लेते हैं ताकि हमें आंसर पता चल जाएगा, 18 और 4.0 f, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 4 जब हम इंटीजर से कर रहे थे तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 4। अब हम देखते हैं कि अगर हम फ्लोट वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। c डिवाइडेड बाय d का आंसर क्या आता है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए अब सही आंसर आ गया। अब हमने क्या करा, क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू को फ्लोट वैल्यू से डिवाइड किया तो हमको रिजल्ट में भी क्या मिलेगी, फ्लोट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे लॉस नहीं हुई, यहाँ पे इसने इसको करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हमको करने होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये तो हमने क्या करा, सिंगल सिंगल ऑपरेशंस किए, बट आपके जब अगर आप देखें, अगर कोई आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो आपके पास एक साथ मल्टीपल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। मल्टीपल ऑपरेटर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 3 × 3 आपको परफॉर्म करना है, या 9 - 2 × 4 आपको परफॉर्म करना है, या फिर आप क्या कह सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 + 3 × 3 है, ठीक है, अगर ये मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ तो देखो क्या कर सकते हैं, या तो मैं पहले 3 और 3 को जोड़ दूं और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 3 + 3 को अगर पहले जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, पहले 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, और फिर उसको 3 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो देखो एक ही एक्सप्रेशन के आपके आ रहे हैं दो आंसर, या तो 18 आ रहा है या 12 आ रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो एक बार आइए ये एक्सप्रेशन हम पहले लिख के देखते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सबको मैं कर देती हूँ कमेंट। कमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift/, ठीक है। अब देखिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, इंट a में हम वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 3 + 3, ठीक है, × 3, ओके, वैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके a के अंदर डाल रहे हैं। तो अब हम a की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या आ रही है, या तो 18 आनी चाहिए या फिर 12 आनी चाहिए। तो लेट्स जस्ट चेक फर्स्ट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो आंसर क्या आया हमारा, आंसर हमारा आया 12।
12 मतलब कि जो ये सेकंड वाला आंसर है ये हमारा आंसर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। तो ऑर्डर क्या फॉलो होता है? या तो हम उस ऑर्डर को बोलते हैं बोर्डमास बोल लीजिए या फिर पेमडास बोल लीजिए। ये भी हमने हमारे 10-12 की मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि जब एक साथ मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशन के अंदर आ जाए तो आपको बोर्डमास रूल फॉलो करना होता है। बोर्डमास रूल का मतलब क्या है? अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यूज पहले गिवन है तो पहले ब्रैकेट पूरा सॉल्व होगा। अगर ऑर्डर गिवन है यानी कि स्क्वायर रूट गिवन है या एक्सपोनेंट्स गिवन है तो वो फिर सॉल्व होंगे। डिवीजन गिवन है तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, एडिशन सब सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, और सबसे लास्ट में सॉल्व होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है आपका बोर्डमास रूल। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखिए जैसे नेक्स्ट वाला हम देखते हैं क्या है, 9 माइनस 2 इंटू 4। तो हम क्या करें, देखो माइनस है और मल्टीप्लाई है तो इन दोनों में से ऑर्डर किसका हाई है? मल्टीप्लाई का। अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, सब्ट्रैक्शन तो वैसे भी सबसे लास्ट में। तो 2 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 9 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1। ओके, अगर हम बोर्ड मास को फॉलो करते हैं और यही हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है तो हमारा इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो ये करके देखते हैं, यहाँ पे ही लिख लेते हैं वापस से, 9 माइनस 2 इंटू 4। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पहले 4 इंटू 2 होना चाहिए, दैट इज 8, एंड 9 में से फिर इस 8 को माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं सॉल्व करके क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉलो हो रहा है या नहीं। देखिए आंसर क्या आया? 1। ओके, तो ये होता है आपका बोर्डमास रूल। जैसे 8 डिवाइडेड, अब देखिए ये तो हुआ जब आपके पास अलग अलग ऑर्डर्स के ऑपरेशंस आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 है। तो इस केस में आपके पास क्या है, दोनों ही डिवाइड है यानी कि दोनों की ही प्रायोरिटी सेम हो गई है ना, प्रेसिडेंस इन दोनों की सेम हो गई। तो आप पहले 4 डिवाइडेड बाय 4 को सॉल्व करें या पहले 8 डिवाइडेड बाय 4 को सॉल्व करें, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए इसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पहले 4 बाय 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 एंड 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8। ठीक है, तो या तो इसका आंसर आना चाहिए 8 या फिर क्या आना चाहिए, 8 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करती हूँ तो क्या आ जाएगा 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है आपका 1 बाय 2 मीन्स 0.5। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। या तो आंसर 8 आना चाहिए या फिर 0.5। 0.5 तो आएगा नहीं क्योंकि हम इंटीजर को कर रहे हैं। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा इसका 0 आया। इसका मतलब इसने सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाय 4 को किया होगा और उसके बाद इसने 4 से इसको किया। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑपरेटर्स है और उनकी प्रेसिडेंस सेम आती है तो आप क्या फॉलो करेंगे उस केस में? आप प्रायोरिटी तो आप देख नहीं सकते क्योंकि प्रायोरिटी दोनों की सेम है। तो उस केस में एसोसिएटिविटी देखी जाती है। तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस के केस में आपकी क्या एसोसिएटिविटी चलती है? लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट चला, इसलिए यहाँ पे पहले 8 डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व हुआ, फिर आपका 2 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे सॉल्व हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे भी आपकी डिवाइडेड और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पे आप कैसे चलोगे? लेफ्ट टू राइट चलोगे। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 डिवाइडेड बाय 2, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आप देखना आंसर क्या आता है और फिर आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे आपने इसकी प्रायोरिटी को सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या है आपका 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो क्या आना चाहिए आंसर? अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 12। 12 कैसे आया है इसका आंसर? इसमें क्या हुआ, डिवाइड और मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है हमारे प्रोग्रामिंग के केस में। तो क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो सबसे पहले इसने सॉल्व किया 8 डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या हुआ 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो आप कैसे चलोगे? एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चलोगे। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो 6 इंटू 4 सॉल्व करोगे तो कितना होगा 24। 24 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको इसने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब एक बार और चीज एक देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिख देते 3, ओके, तो क्या आंसर आता?
ये देखिए अब क्या आया आंसर 6। 6 कैसे, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, ठीक है, 4 3 जा 12 एंड 12 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम एसोसिएटिविटी रखते हैं। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखो फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वेशन में देते हो आप चाहे पहले एडिशन कर लें और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें चीजों को, अगर सब्ट्रैक्शन में दे रखा है तो इसका आंसर आपका सेम ही आना है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के केस में आपकी जो है एसोसिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड मास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉलो होता है जब एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आपको गिवन होते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स इज अ शॉर्टर वे टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इज नथिंग, इज जस्ट लाइक टू सेव वन लेटर इन द एक्सप्रेशन। क्या मतलब क्या है कि जैसे मुझे सपोज, चलो इसको भी हम एग्जाम्पल से ही करके देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज करते हैं, हमारे इस वाले विंडो को थोड़ा और मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, हमारा कौन सा है अब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर वाला प्रोग्राम हमें बनाना है। तो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से। ओके ठीक है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब क्या है अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा int a इक्वल टू 5। अब मुझे इस a के अंदर 4 वैल्यूज और प्रिंट करवानी है, यानी कि मुझे int ले लेती हूँ, p की वैल्यू है यहाँ पे 4, int q की वैल्यू है यहाँ पे 1, r की वैल्यू है यहाँ पे 2 और s की वैल्यू है यहाँ पे 6। ओके मुझे क्या करना है, इस a के अंदर मुझे p की वैल्यू को ऐड करना है, फिर q की वैल्यू को ऐड करना है, फिर r की वैल्यू को और फिर s की वैल्यू को ऐड करना है। तो एक तो तरीका क्या हो सकता है, मैं a के अंदर सबसे पहले प्लस करूं a इक्वल टू a प्लस p, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज को हमें प्रिंट कराना है। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे कि a की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर वापस में a के अंदर मुझे क्या प्लस करना है, अब q की वैल्यू प्लस करनी है, ठीक है। तो a के अंदर हम क्या करेंगे, a प्लस q, ओके, और यहाँ पे वापस a की वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे। इसी तरीके से वापस हमें क्या करना है, अब a के अंदर वैल्यू प्रिंट करनी है r की, a के अंदर वैल्यू ऐड करनी है r की, तो a प्लस क्या कर देंगे r, ओके, और यहाँ हम a को प्रिंट करवा लेंगे और लास्ट में हमें a के अंदर वैल्यू ऐड करनी है s की, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। पहले इसका प्रोग्राम का आउटपुट समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से आपके कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, एक जस्ट कंसाइज मैनर में आप आपके प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें प्रिंट करवाना है। तो अच्छा यहाँ मैंने पहले वाला पास्ट वाला प्रोग्राम ही रन कर दिया, इस वाले प्रोग्राम को हमें रन करना है। देखो सबसे पहले a की वैल्यू थी 5, 5 में क्या प्लस हुआ p, यानी कि 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ठीक है। तो 9 वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर 9 के अंदर हमने क्या प्रिंट किया, ऐड किया r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू है नहीं q ऐड किया, q की वैल्यू कितनी है 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। फिर a के अंदर वापस से हमने क्या ऐड किया, क्योंकि देखो वैल्यू ऐड करने के बाद वापस रिजल्ट आप a के अंदर ही शो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 10 के अंदर हमने प्लस किया r की वैल्यू यानी कि 2, 10 प्लस 2 करा 12 और उसको वापस a में स्टोर करवाया। फिर 12 के अंदर हमने प्लस किया 6 और 6 को 12 प्लस 6 को हमने वापस स्टोर करवा दिया a के अंदर। तो हमारे पास लास्ट में a की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब अगर आप इन सब एक्सप्रेशंस में देखें तो क्या कॉमन हो रहा है, आप जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक ऑपरेंड, ये आपका सेम ऑपरेंड है जो कि आप लेफ्ट हैंड ऑपरेंड आपका है, उसी का तरीके का ऑपरेंड है आपका राइट हैंड ऑपरेंड में, ठीक है। यानी कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल आपका सेम है सबके अंदर। तो इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बना दिया। जावा ने क्या बोला कि अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है तो आप इसको इस तरीके से ना लिख के कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू p। इसका मतलब भी क्या होगा आपका a इज इक्वल टू,
यहाँ पे अगर हम लिखें इसका मतलब भी क्या होगा आपका a इज इक्वल टू a प्लस p, यानी कि अगर आपको आप जिस वेरिएबल में आप रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं वही वेरिएबल आपका यूज आ रहा है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में, ये ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से ना लिख के कैसे लिख सकते हो, जो भी ऑपरेटर आपको यूज करना है वो इक्वल टू जिस भी ऑपरेटर के साथ, जिस भी ऑपरेंड के साथ आपको यूज करना है वो आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो देखिए नोट्स में देखते हैं, जैसे अगर मुझे x के अंदर वैल्यू प्लस करवानी है 4, तो x इक्वल टू एक्स प्लस 4 को कैसे लिखा जा सकता है, x प्लस इक्वल टू 4। या फिर मुझे x के अंदर अगर वैल्यू माइनस करवानी है 4, तो x इक्वल टू एक्स माइनस 4 को कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस इक्वल टू 4। इसी तरीके से अगर मुझे x के अंदर 4 वैल्यू मल्टीप्लाई करानी है तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू 4 को कैसे लिखा जा सकता है, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। इसी तरीके से अगर वैल्यू डिवाइड करवानी है तो x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 4 को क्या लिखा जा सकता है, x डिवाइड इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर अब मुझे रिमाइंडर निकालना है 4 से तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x मॉडुलस 4 को x मॉडुलस इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो ये वाला ऑपरेंड है और ये ऑपरेंड, ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप अगर आपके पास सपोज x की वैल्यू में है y इंटू 4, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये y जो है वो अलग डिफरेंट ऑपरेंड है, x डिफरेंट ऑपरेंड है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स आप कब यूज कर रहे हो, जब आपका ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल आपका सेम है। ओके तो आई डोंट थिंक सो इसमें और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं और इसके इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्ट्स भी यहाँ पे समझा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे आते हैं यूनरी ऑपरेटर। देखो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल वेरिएबल पे काम किए जाते हैं। जब हम आगे जाके लूप्स देखेंगे, लूप्स के अंदर यूनरी ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। वो कब यूनरी ऑपरेटर का बेसिकली आप क्या समझ सकते हो कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक वैल्यू को इंक्रीमेंट या एक वैल्यू हम उसमें से डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। जैसे सपोज x की वैल्यू है 5, अब मैं इस x की वैल्यू में से ही बार बार वैल्यू को डिक्रीमेंट करना चाहती हूँ, यानी कि x इक्वल टू मैं क्या परफॉर्म करना चाहती हूँ, x माइनस 1, या फिर इसकी वैल्यू में मैं एक इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ बार बार, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि ये +1 या फिर -1 मैं हमेशा करना चाह रही हूँ। वैल्यू के अंदर से या तो मैं एक वैल्यू को कम करना चाह रही हूँ या एक वैल्यू को मैं बढ़ाना चाह रही हूँ। तो इस केस में आपकी यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। ये काम हालांकि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर से और आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, बट जो यूनरी ऑपरेटर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्यों आया जावा में, क्योंकि ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं ये बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, तो इनका शॉर्ट हैंड का भी शॉर्टकट तरीका निकालने के लिए इन्होंने यूनरी ऑपरेटर्स बना दिए, जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर आपको x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस प्लस। इसका मतलब भी क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। या फिर अगर माइनस करना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे। फर्स्ट ऑपरेटर होता है प्लस। प्लस क्या बताता है कि आप जो वैल्यू दे रहे हो वैल्यू पॉजिटिव है, हालांकि अगर हम प्लस नहीं भी लगाते तो भी वो उस वैल्यू को क्या मानता है, पॉजिटिव ही मानता है। लेकिन अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू देनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, माइनस साइन, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मुझे x वेरिएबल के अंदर वैल्यू देनी है 5, लेकिन कौन सी, नेगेटिव 5 देना है, तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 5। अगर पॉजिटिव 5 देना है तो कैसे लिखेंगे, प्लस 5 या फिर x इज इक्वल टू 5। ये दोनों ही सेम है, अगर आप प्लस भी नहीं लगाते तो भी ये 5 को कैसे ट्रीट करेगा, पॉजिटिव। प्लस प्लस का मैंने आपको बता ही दिया, प्लस प्लस में क्या होता है कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू है एक आगे इंक्रीमेंट हो जाती है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर हम प्लस प्लस की बात करें तो ये भी आपके दो तरीके के इंक्रीमेंट होते हैं। एक इंक्रीमेंट होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट को हम ऐसे बताते हैं x प्लस प्लस से और प्री को हम क्या बताते हैं, प्लस प्लस x से। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों ही वैल्यूज तो एक एक ही इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन मेन जो इनके अंदर डिफरेंस है वो है असाइनमेंट का। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, पहले आप x की वैल्यू असाइन कर दीजिए और फिर उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दीजिए।
जबकि प्री का मतलब क्या होता है, पहले आप x की वैल्यू को ऐड कीजिए। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर वैल्यू असाइन होगी। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले असाइनमेंट होगा और फिर वैल्यू इंक्रीज होगी। अभी हम इसको प्रोग्राम में देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से जो माइनस माइनस ऑपरेटर है होता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी दो टाइप के होते हैं आपके, पोस्ट और प्री। पोस्ट का मतलब है x माइनस माइनस और प्री का मतलब है माइनस माइनस एक्स। सेम ही चीज है। पोस्ट के अंदर का क्या मतलब हो गया कि x की वैल्यू को पहले असाइन कीजिए और फिर उसमें डिक्रीमेंट कीजिए। और प्री का मतलब क्या हो गया, वैल्यू को पहले डिक्रीमेंट कीजिए और फिर इसको असाइन कीजिए। तो पहले हम इन ऑपरेटर्स को समझते हैं और फिर हम हमारा लास्ट यूनियरी ऑपरेटर देखेंगे। तो हम चलते हैं वापस हमारे एग्जाम्पल की तरफ, हमारे लेक्चर कोड की तरफ। यहाँ पे हम चलते हैं। अब हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13th क्लास। कौन सा, यूनरी ऑपरेटर का। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर में सबसे पहले हम एक एंट्री पॉइंट हमारा बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट a इक्वल टू। आप अगर इस तरीके से देंगे तो देखो ये भी गलत नहीं है, एरर नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, a के अंदर आप एक पॉजिटिव वैल्यू देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इंट b इक्वल टू रखें, तो अगर मैं इसमें वैल्यू देना चाहूँ -6, तो इसका मतलब आप आपने b के अंदर किस तरीके की वैल्यू दी है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद हमने देखा प्लस प्लस ऑपरेटर। अब देखो प्लस प्लस ऑपरेटर हम समझते हैं कि सपोज यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू में कर देती हूँ प्लस प्लस और फिर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करती हूँ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये वाला प्रोग्राम, देखो इसमें हमेशा ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता आपको। जब आपको फर्स्ट टाइम आप कोई प्रोग्राम रन करे तो उसे आपको यहाँ से करना चाहिए ताकि यहाँ पे वो प्रोग्राम मैप हो जाए। तो देखो a की वैल्यू 5 थी और उसमें मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह करें प्री इंक्रीमेंट, तो देखते हैं a की वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं क्या। देखो a की वैल्यू 5 थी, अब मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह क्या कर दिया, प्री इंक्रीमेंट करा, तो भी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 ही आ रही है। यानी कि फिर तो डिफरेंस क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट भी सेम रिजल्ट दे रहा है, प्री इंक्रीमेंट भी सेम रिजल्ट दे रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है आप देखिए। अब मैं इसको इस तरीके से करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ a प्लस प्लस, फिर वापस जाते हैं यहाँ लिखती हूँ प्लस प्लस a। ठीक है, पहले 2 के लिए ही देखते हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए आंसर अकॉर्डिंगली। बट रन करके देखते हैं तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 5 एंड 7। तो अब यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंस समझ में आएगा। फर्स्ट वाले जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रही हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर a की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, तो a की वैल्यू क्या थी आपकी, 5 थी, तो 5 पहले प्रिंट हो जाएगी और 5 की वैल्यू में उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। तो कितनी हो गई, अब a की वैल्यू 6 हो गई। अब आप जब गए नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वहां आप क्या कर रहे हो, प्लस प्लस a। इसका मतलब पहले a के अंदर जितनी भी वैल्यू रखी थी उस वैल्यू के अंदर आप एक इंक्रीमेंट करोगे, तो a की वैल्यू अब कितनी हो गई, यहाँ पे इस टाइम पे कितनी हो गई, a की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि देखो 5 थी, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट से एक वैल्यू इंक्रीज हुई तो 6 हो गई। और जब आप प्री इंक्रीमेंट में गए तो उसने क्या बोला कि अब एक और वैल्यू आप इसकी इंक्रीज करो और फिर वैल्यू असाइन करो। तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और वो 7 इसके अंदर असाइन हो जाएगा और आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो और हम करके देख लेते हैं, वापस करते हैं जैसे a को प्लस प्लस, तो उस केस में अब क्या होगा, a की जो भी लेटेस्ट वैल्यू थी वो पहले प्रिंट हो जाएगी और फिर वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं हम। तो आंसर क्या आना चाहिए, वापस आंसर इसका भी 7 आना चाहिए, इस वाले का। ट्राई करके देखते हैं, ये देखो 7 ही आया। क्यों, क्योंकि a की लेटेस्ट वैल्यू 7 थी। तो जब आप इस प्रिंट स्टेटमेंट में गए तो इस प्रिंट स्टेटमेंट में पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से जब ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ a की वैल्यू प्रिंट करवा के देखूँ तो अब a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू यहाँ पे करंट वैल्यू प्रिंट हुई और फिर वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, तो 7 प्रिंट होके 7 में इंक्रीमेंट होगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8। ठीक है, एमसीक्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कैसे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से सपोज हम एक वैल्यू और ले लेते हैं, इंट
सी की वैल्यू ले लेते हैं हम 10। इस पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के देखते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आंसर बता सकते हैं कि जैसे हमने इंक्रीमेंट किया वैसे उसकी जगह अगर हम अब डिक्रीमेंट करेंगे तो आंसर्स क्या क्या आएंगे। यहाँ पे सी को हमको करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सी को करना चाह रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी। सी की वैल्यू है 10, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 पहले वैल्यू आ जानी चाहिए और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे कम हो जाएगी 1, तो इतनी हो जाएगी, सी की वैल्यू असाइन हो जाएगी 9। फिर आप जब यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले सी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा तो सी की वैल्यू पहले डिक्रीज होगी तो 9 - 1 हो जाएगा 8 और फिर ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप वापस जाएंगे, अब वापस आपका क्या हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है तो सबसे पहले आपका वैल्यू प्रिंट होगा और उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जानी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आप सी को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए 7, यानी आंसर क्या आना चाहिए हमारा 10, 8, 7 एंड 7, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हमको जो भी हमारा करंट आउटपुट वो हमें सिर्फ शो हो। तो देखिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 एंड देन 7। तो देखते हैं आंसर में क्या आ रहा है, ये देखिए 10, 8, 8 एंड 7, यही आंसर आ रहा है 10, 8, 8 एंड 7, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है और प्री डिक्रीमेंट क्या होता है। इसके अंदर आप और भी चीजें खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप और भी यहाँ पे केसेस लगा के देख सकते हैं कि आपका जो पोस्ट इंक्रीमेंट है और प्री डिक्रीमेंट है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इनके हम प्रेसिडेंस भी देखेंगे, कई बार ये वाले ऑपरेटर्स और हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो साथ में आ जाते हैं। तो जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स साथ में आ रहे हैं तो आपको पहले कौन से ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं वो हम यहाँ पे अभी जब हम प्रेसिडेंस पढ़ेंगे ऑपरेटर का तब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। टास्क में क्या क्या है, फर्स्ट टास्क क्या है, create a program that takes two numbers and show results of all the arithmetic operators प्लस माइनस, यानी कि अभी जो हमने किया सेम चीज वही करनी है लेकिन आप यहाँ पे एक कैच क्या है, ये जो दो नंबर से आप यूजर से लेंगे तो यहाँ पे आप स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और स्कैनर क्लास की हेल्प से ये दो नंबर्स आप यूजर से लेंगे और फिर उसके ऊपर परफॉर्म कराएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी यहाँ पे आपको दो फ्लोटिंग नंबर्स लेने हैं। तो देखो फ्लोट नंबर्स भी आपको यहाँ पे किससे लेने हैं, स्कैनर से ही लेने हैं। तो स्कैनर्स के लिए क्या यूज हो जाता है, डबल फ्लोट यूज हो जाता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे स्कैनर की सारी क्लासेस बताई है मैंने कि कौन सा मेथड कॉल होता है अगर आपको कौन से डेटा टाइप के लिए, ठीक है। वहां से आप ये निकाल सकते हैं। तो दो नंबर लेने हैं फ्लोट और उन दोनों का सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सपोज ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। पैरामीटर क्या होगा, इसको पूरा कवर करना, ठीक है। तो बेसिकली पैरामीटर क्या हो जाता है, पैरामीटर क्या हो जाता है आपका रेक्टेंगल का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, यूजर से 4 इनपुट लेने हैं। बेसिकली रेक्टेंगल में क्या होता है आपका हाइट और विड्थ जो होती है, हाइट सेम होती है और विड्थ यहाँ पे सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ए और सी सेम हो जाएंगे और बी और डी सेम हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2a प्लस बी, ठीक है। या फिर अगर आप पैरेललोग्राम समझे तो आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ले सकते हैं। तो 4 इनपुट्स यूजर से लेने हैं और उसके ऊपर ये इक्वेशन परफॉर्म करनी है, उससे आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पे इसलिए सारे फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं। जैसे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ तो देखो कांस्टेंट है लेकिन ब्रेथ और हाइट आपको किससे लेनी पड़ेगी, यूजर से। और क्योंकि इसके अंदर डिविजन हो रहा है तो यहाँ पे आप बी और एच किस में लोगे, फ्लोट में। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। तो ये तीनों वैल्यूज आप यूजर से ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे टास्क आपको खुद से परफॉर्म करके देखने हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और ये प्रोग्राम्स आपको खुद से भी एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगी। बट हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी दिक्कत आने वाली है क्योंकि मैंने सबके देखिए फॉर्मूलाज दे रखे हैं और मैंने आपको कैसे इनपुट लेना है वो समझा दिया, ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म होते हैं वो समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावर t। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करने हैं और p, r और t की वैल्यू किससे लेनी है, यूजर से। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सेल्सियस कैलकुलेट करना है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको देनी है और ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दे रखा है -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो देखो सारे फॉर्मूलाज गिवन है, इन फॉर्मूलाज को बस आप, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको आपके पास एल्गोरिथम बना के आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से ही आपको आ जाएंगे। नहीं आते तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ये हमारा 5th टॉपिक था। इसके बाद अब हमारा आता है 6th पॉइंट, इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स आई थिंक वी शुड कवर इन दी नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इफ एल्स बस मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज्ड इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि इफ एल्स क्या होता है। आपका बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कई बार केसेस ऐसे होते हैं जब हमें प्रोग्राम के अंदर कंडीशन यानी कि चॉइसेस सेलेक्ट करनी होती है कि अगर कोई ये कंडीशन होगी तो हम ये वाला स्टेटमेंट फॉलो करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम ये वाला स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। तो इस तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स आई थिंक इस वाले लेक्चर में कवर करने से थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो आप सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में समझिए और उसके बाद ये जो हमने 7 टास्क दे रखे हैं, ये 7 टास्क परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स वाला भी और जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड थैंक यू।